यार यहाँ पे प्लीज क्या हो रहा है? तो यार अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मैनुअल टेस्टिंग में आपने पढ़ाया था टेस्टिंग क्या चीज़ होती है, ठीक है। और एक पढ़ाया था हमने, मान लो हमने पढ़ा था कि ये जब टेस्टिंग करते हो तो क्या आती है? डिफेक्ट आती है, राइट। दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, ध्यान से देखो यार, याद कर लो, एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ मैं आप लोग को, ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग में हम लोगों ने पता था टेस्टिंग क्या चीज़ होती है, बेसिक उसका क्या पढ़े थे हम लोग टेस्टिंग का। एक हमने पढ़ा था क्या, प्रोसेस, राइट, कि भाई प्रोसेस में कैसे कैसे काम होता है, कैसे कैसे लोग अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। और जब प्रोसेस में सब अपना अपना काम करते हैं तो एक चीज़ क्या आती है, जब कोई चीज़ टेस्टिंग करते हो तो आती है क्या, डिफेक्ट। और डिफेक्ट क्या चीज़ होती है? जब हमारी एक्चुअल और एक्सपेक्टेड कंडीशन क्या होती है, मिसमैच होती है, नहीं मिलती है। हम चाहते कुछ और है, हमें मिला कुछ और, हमारी उम्मीद के क्या मिला, एकदम अपोजिट मिला, तो उसे क्या बोलते हैं, डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और ठीक है, और एक चीज़ और बताया था आपको, डिफेक्ट हो गई, हाँ। डिफेक्ट साथ हमने एक चीज़ और बताया था आपको, डिफेक्ट लाइफ साइकिल, राइट। डिफेक्ट लाइफ साइकिल पता था आपको? बता लोगे सब? चलो मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ आप लोग को। जब एप्लीकेशन नहीं, जब कोई एप्लीकेशन में आप टेस्टिंग करते हो, जब कभी भी आपको डिफेक्ट मिलता है, ठीक है, तो उसका स्टेटस होता है पहले बार में क्या, न्यू। न्यू के बाद क्या होगा आपका, न्यू के बाद हो जाएगा आपका न्यू के बाद आपका हो जाएगा असाइन कर दो किसको, डेवलपर को। अब डेवलपर क्या करेगा, उस चीज़ को ओपन करेगा। ओपन करने के बाद क्या होगा, उस चीज़ डिफेक्ट है तो क्या हो जाएगा, वो अपना कोड फिक्स करेगा, क्या इशू है, सब चीज़ क्या कर देगा, सही कर देगा, राइट। अब फिक्स करने के बाद आपके पास क्या आएगा, आपके पास फिर से देगा, लो अब सब सही कर दिया, अब आप इस चीज़ को क्या कर दो, रीटेस्ट कर लो, ठीक है। रीटेस्ट करने के बाद अगर आपको सब कुछ सही सही चीज़ें लगी तो आप क्या करोगे, वेरीफाई कर दोगे, और वेरीफाई करने के बाद फाइनली क्या कर दोगे, ये थी साइकिल, ठीक है। जब डिफेक्ट मिलता है तो उसका स्टेटस होता है न्यू। न्यू और उस चीज़ को मिला आपको, आप किसी को क्या करोगे, दोगे, देने को क्या बोलते हैं, असाइन करना। और किसको दोगे, जो डेवलपर उस चीज़ को क्या होगा, बनाया था, उसी डेवलपर क्या करोगे, असाइन करोगे। अब वही डेवलपर उस चीज़, वो डिफेक्ट को क्या करेगा, ओपन करेगा। ओपन करने के बाद वो देखेगा क्या चीज़ है, बाद में क्या कर देगा, वो कोड के द्वारा सब कुछ कर देगा फिक्स। फिक्स करने के बाद आपके पास फिर दे देगा कि आप उसकी क्या कर लो, रीटेस्टिंग कर लो। रीटेस्टिंग करने के बाद अगर आपको लगा कि रिक्वायरमेंट की बिहार पे सारी चीजें सही चल रही है तो क्या हो जाएगा, वेरीफाई करोगे। वेरीफाई करके फाइनली क्या करोगे, क्लोज कर दोगे। तो क्लोज कौन करता है, डेवलपर, राइट, टेस्टर करता है, ठीक है। हमेशा क्लोज कौन करेगा, टेस्टर करेगा। डेवलपर कर देगा तो टेस्टर की क्या उसमें रह जाएगी ना, टेस्टर बोलेगा भाई अभी अभी तो सही नहीं हुआ है, आप क्लोज कैसे कर दिए। इसलिए हमेशा याद रखना, क्लोज कौन करेगा, टेस्टर ही करेगा। इतनी बात समझ में आई आप लोग को? ये होती है डिफेक्ट की क्या, एक लाइफ साइकिल, ऐसे ही चलती है। डिफेक्ट ऐसे ऐसे ट्रेवल होता है, ऐसा नहीं डिफेक्ट लेके अपने पास ही रखते हैं। डिफेक्ट कैसे कैसे जाता है, ऐसे ऐसे जाने के बाद अब कोई डिफेक्ट है तो उस चीज को सही करेगा। सही करने के बाद आप उसको फिर रिटेस्ट करोगे, चीजें सही चलेगी तो वेरीफाई करके क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। और फिर फिक्स किया और फिर आपने रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद आपको क्या लगा कि चीजें फिर से सही नहीं चल रही, हमारी टेस्ट केस के बिहाफ पे क्या है, चीजें सही नहीं चल रही है, तो आप क्या करोगे, इसको फिर से रीओपन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा रीओपन। ओपन को क्या होगा, दोबारा ओपन करोगे इसी चीज़ को तो रीओपन हो जाएगा। रीओपन के बाद फिर वो फिक्स करेगा, फिर रीटेस्ट करोगे, फिर
फिर से आप चेक करोगे, अगर आपको सही चीज़ें नहीं लगी फिर से क्या करोगे, फिर रीओपन होगा, फिर वो फिक्स करेगा, फिर रीटेस्ट करोगे। तो ये साइकिल ऐसे घूमती रहेगी। कहाँ से? रीटेस्ट के बाद फिर से आप क्या, फिर रीटेस्ट के बाद आपको सही चीज़ें नहीं लगा तो डायरेक्ट वेरीफाई नहीं जाएगा, फिर से रीओपन जाएगा, फिर वो फिक्स करेगा, फिर से रीटेस्ट करोगे, फिर सही मिलेगा, फिर जाएगा वहीं पे। तो ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा जब तक चीजें पूरी तरह से क्या ना हो जाए, सही नहीं हो जाए। सही का मतलब किसके बिहाफ पे? रिक्वायरमेंट और आपके टेस्ट केस के बिहाफ पे चीजें सही नहीं होगी, तब तक ये क्या होगा, चलता होगा। अब यही चीजों बीच में एक चीज और आती है, जब डेवलपर कोई चीज ओपन करता है तो उसे वहां पे 3 कंडीशन दिखता है। क्या दिखता है आपको? रिजेक्टेड। रिजेक्टेड का मतलब क्या है कि सामने वाला डेवलपर आपसे ये कहता है कि ये कोई डिफेक्ट नहीं है, ये एप्लीकेशन के फंक्शनैलिटी है, रिक्वायरमेंट यही है, इसलिए आप इसको डिफेक्ट मार्क मत करो अभी के लिए फिलहाल। क्योंकि डेवलपर के पास, आपके पास ये समझ लो ये एप्लीकेशन बना के दिया है, तो ऐसा नहीं कि उसके पास एक ही एप्लीकेशन पड़ा है, एक ही फंक्शनैलिटी पे काम कर रहा है, वो मल्टीपल फंक्शनैलिटी पे काम करेगा, तभी तो आप उसकी टेस्टिंग करोगे। अगर आप उसको एक डिफेक्ट जाके देते हो तो उसके पास 10 काम रहता है, तो एक डिफेक्ट देते हो तो उसके पास कितना काम हो जाएगा, 11 काम। वो नहीं चाहेगा कि अननेसेसरी चीजें आप उसके क्या करो, उसके बोर्ड पे, डैशबोर्ड पे बढ़ाओ कि भाई ये काम भी करना है, ये भी काम करना है। तो इसलिए पहले देखेगा, अगर उसको लगेगा तो आपको क्या करेगा, एक कंडीशन उसके दिमाग में आती है, ऐसा तो नहीं है रिजेक्टेड है, तो आपसे कहेगा भैया ये रिजेक्टेड है, ये क्या है, ये हमारी रिक्वायरमेंट के ऐसे ही कहती है, ऐसे ही चलना चाहिए, आप जो डिफेक्ट रेस की हो डिफेक्ट नहीं है। तो दोनों, आप बोलोगे डिफेक्ट है, वो बोलेगा डिफेक्ट नहीं है, तो दोनों किसके पास जाओगे, रिक्वायरमेंट के पास जाओगे। भाई रिक्वायरमेंट में क्या है, डिफेक्ट है या नहीं है। जरूरी नहीं है कि वही गलत हो, जरूरी नहीं है मैं ही गलत हूँ, जो रिक्वायरमेंट में लिखा हो वही सही होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आती है रिजेक्टेड। और एक कंडीशन कौन सी आती है आपके पास? डुप्लीकेट। इसका मतलब क्या होता है कि भाई यही सेम टाइप का डिफेक्ट ऑलरेडी किसी ने असाइन करके पहले से रखा हुआ है, ये नोन है, मीटिंग में या हमारी कौन सा जो कॉल हुई तो उसमें बताया गया था ये डिफेक्ट है, इस पे काम हो रहा है, आप तब तक आगे वाली फंक्शनलिटी पे काम करो। तो अगर आप उसको असाइन करोगे तो उसके बाद दो डबल एक ही चीज हो जाएगी ना, तो बोलेगा भाई इसको डुप्लीकेट मार्क कर देता हूँ, ये पहले से मेरे पास है। और एक लास्ट क्या थी आपके पास, डिफर्ड। एक थी क्या आपके पास, डिफर्ड थी। चलो ठीक, ये क्या था आपके पास, डिफर्ड। मतलब ये मानते हैं कि भाई डिफेक्ट है, लेकिन अब डिफेक्ट की इंपॉर्टेंस चेक करते हैं कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना, ये मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा हाई प्रायोरिटी वाला डिफेक्ट है या लो प्रायोरिटी वाला डिफेक्ट है। ऐसा तो नहीं अगर इसको ना फिक्स करें तो चीज़ें ब्लॉक हो जाएगी, तो इंपॉर्टेंट दिखता है। अगर चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई मान लो लेट सपोज कोई लॉगिन का पेज है, ऐसे लेट से ये कि ये लॉगिन का पेज है, मान लो कोई भी मैंने एक पेज खोला, ठीक है, ये मान लो एक ऐसे हमारे पास एक यूआई है, राइट। अब हमने यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला और क्लिक करने जा रहे हैं, लॉगिन सबमिट बटन में क्लिक नहीं हो रहा। जब क्लिक नहीं होगा तो आगे जा नहीं पाओगे, और जितने टेस्टर हैं सबको क्या करना है, क्लिक करके आगे ही काम करना है। लॉगिन तो सबके लिए कॉमन होगा ना, सबको लॉगिन करके ब्राउजर हिट करके यूआरएल डालने के बाद, लॉगिन करने के बाद तभी तो अंदर जाओगे। वी टाइगर आप यूज कर रहे हो तो यूजर नेम और पासवर्ड जो भी वहाँ पे डालते हैं, क्लिक करते हो लॉगिन बटन में, तभी तो होम पेज दिखता है, जहाँ पे होम, मार्केटिंग, सेल्स, लीड्स, अलग अलग क्या है फंक्शनैलिटी है, सब अपने अपनी क्या करते हैं, फंक्शनैलिटी पे काम करते हैं। तो मान लो जब लॉगिन ही नहीं हो रहा है तो ये तो बड़ा काम है ना, बड़ा डिफेक्ट है भाई, इसके कारण सारे लोग ब्लॉक होके बैठे हुए हैं। तो इसको फिक्स करना क्या होगा, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं है, सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं, सारे लोग काम अपना बंद करके बैठे हैं, अगर ये डिफेक्ट जब तक रिजॉल्व नहीं होता है तब तक। ठीक है, उसलिए इसकी क्या होती है, प्रायोरिटी हमेशा क्या होगी, हाई होगी, और उसको डेवलपर को इसको सारे काम छोड़ के पहले इसको तुरंत इसको फिक्स करना पड़ेगा, इसको सही करना पड़ेगा अपने कोड के द्वारा, राइट। अगर डिफेक्ट छोटा हो, मान लो कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, नॉर्मल चीज़ें ठीक है, कोई चलता है, अब भाई मानते हैं डिफेक्ट है, लेकिन चलो ठीक है, इसको आपका जो 14 दिन की साइकिल होती है उस साइकिल के पहले आपको हम सही करके दे देंगे, तब तक आप अगले अपने अपने काम पे ध्यान दो, राइट। तो होती है लो प्रायोरिटी। इतनी बात समझ में आई आप लोग को? सर जैसे आप बोलो डिफरेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पर वो बोल देंगे या फिर कैसे असाइन करते हैं? नहीं, उसी पे होता है ना, असाइन पे जहाँ पे डिफेक्ट ऐसे ट्रेवल करता है, वो आपको एक यूआई देंगे, उसी यूआई में आपको ऐसे ऐसे अपडेट करना है, न्यू करोगे, फिर असाइन करोगे, फिर जब कोई और डेवलपर को काम अपना उठाएगा असाइन करने के बाद, आपको पता चल जाएगा उसने ओपन कर लिया है,
तो ओपन करने पर मतलब वो काम कर रहा है। तब जब वो काम कर लेगा तो यहीं पे एक स्टेटस दबा कर देगा, बटन होगा फिक्स का, तो आपको दिखने लगा भाई उसने फिक्स कर दिया। अपना क्या करो, रीटेस्ट करना चालू करो, या आपको बता भी देगा ये फिक्स हो गया, आप रीटेस्ट कर लो। नहीं मैं ये जैसे डिफर्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई है, ठीक है, तो वो वहाँ पर कैसे मतलब वो हाँ, उसकी indicate प्रायोरिटी करेगा? होती है, Priority। प्रायोरिटी 1 2 3 ऐसे करके होती है। 1 मतलब हाई प्रायोरिटी, 2 मतलब थोड़ा मीडियम, 3 मतलब लो, या कोई उल्टा रखता है 3 मतलब ज़्यादा हाई। मतलब तो कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है, आपको बताएंगे जब कभी कोई चीज़ होता है। मतलब नंबर देना होता है, एक मतलब ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे उसको तुरंत इंडिकेट करेंगे? इंडिकेट मतलब ड्रॉप डाउन होता है। हाँ। ड्रॉप डाउन में प्रायोरिटी की एक ड्रॉप डाउन होगी, उसमें प्रायोरिटी में आप सेलेक्ट कर दोगे 1 मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको तुरंत फिक्स करो। ठीक है, मतलब सारे एकदम वेल डिफाइंड रहेंगे, ऐसे नहीं कि नॉर्मली बात होगा। वो भी हम दिखाएंगे आपको, वो बोर्ड भी आपको दिखाएंगे कहाँ पे असाइन होता है, कैसे कैसे दिखता है, तो अब आपको पूरा समझ जाएगा भाई डिफेक्ट लाइफ साइकिल। यही हम पूछते भी इंटरव्यू में कि आप डिफेक्ट लाइफ साइकिल जानते हो तो कैसे असाइन करते हो, कोई डिफेक्ट मिला तो आप ऐसे ऐसे करके बताओगे सारी चीज़ें। हम आपको दिखाएंगे आगे वाली क्लास में, अभी नहीं, तब से 2 4 6 क्लास के बाद। ठीक है, ये हो गई डिफेक्ट, इतनी चीज समझ में आ गई आपको। एक हमने बताया था क्या, प्रायोरिटी बताया था, प्रायोरिटी एंड सीवियरिटी बताया था। सीवियरिटी मतलब कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, प्रायोरिटी मतलब कितना ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। उसमें मैंने 4 टाइप बताए थे। एक आपका क्या था, हाई प्रायोरिटी हाई सीवियरिटी था, दोनों हाई था, राइट। चलो एक दोनों लो था, एक हाई एक लो था, एक लो था एक हाई था, ऐसा था ना। ठीक है, प्रायोरिटी अपने हिसाब से सेट कर लेना, एक हाई प्रायोरिटी हाई सीवियरिटी, फिर लो प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी लो सीवियरिटी, फिर हाई प्रायोरिटी लो सीवियरिटी, फिर लो प्रायोरिटी एंड हाई सीवियरिटी। ठीक है, मैंने एग्जांपल भी दिए थे आपको, राइट। अब आप समझ लेना इन एग्जांपल का। और क्या बताया था आपको मैंने, एक बताया था टेस्टिंग का, एक क्या होता है, टेस्ट केस होता है, जो इसकी क्या होती है, बैकबोन होती है, राइट। बिना टेस्टिंग के, बिना टेस्ट केस के आप कोई टेस्टिंग नहीं करोगे, ऐसे हवा में नहीं करोगे। टेस्ट केस रहेगा प्रॉपर, उसी के बिहार पे क्या करोगे आप, टेस्टिंग अपना करोगे, है ना। और एक हमने आपको बताया था, और क्या भूल गए क्या सब, बताया था, याद है कि नहीं, आप लोग को बताया था। हाँ आपने बताया था। कोई बोला नहीं बताया था, कोई बोला बताया था। हाँ, एक्सेल एक्सेल को करने के लिए बोला था। ये नहीं बताए थे ना, बताए थे, नहीं नहीं बताया, चलो ये नहीं बताया था, है ना। ठीक, अच्छा ये नाम लिया था मैंने कभी, याद है आपको, ये नाम याद है, नहीं बताया था, चलो ठीक है कोई नहीं। तो यहाँ तक आप समझ गए टेस्ट केस तक, ठीक है। टेस्ट केस हम लिख रहे थे, मान लो हमने लिखा था लॉगिन के ऊपर लिखा था, हमने सही यूजर नेम सही पासवर्ड, गलत यूजर नेम गलत पासवर्ड, जो भी था हमने अपने हिसाब से 10 8 10 5 किसी ने जैसे जिस हिसाब से था, सबने क्या किया था, अपना टेस्ट केस लिखा था, राइट। तो एक चीज़ मैं आपको बताने वाला था, क्या, टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक। तो टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक क्या चीज़ होती है पता है आपको, ये टेस्ट केस लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। ये कोई टेस्ट केस नहीं है, कोई टेस्ट केस नहीं है। जैसे आप कभी भी देखो, अगर मैथ का अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हो तो कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए आपको 10 से 12 लाइन लगती है, अगर लेकिन फॉर्मूला लगा देते हो तो 8 से 9 लाइन में काम हो जाती है। थोड़ा शॉर्ट में काम हो जाता है और स्मार्ट हो जाता है और सारी चीज़ें क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। इसीलिए ये बात याद रखना आप लोग, जो टेस्ट केस होता है, इस टेस्ट केस को लिखने का एक ये क्या है, टेक्निक है, ये कोई टेस्ट केस नहीं है। मतलब मान लो किसी टेस्ट केस को आपको लिखना है, तो इसी टेक्निक, अगर इसका टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक का अगर यूज करोगे तो उसे प्रॉपर तरीके से लिख सकते हो, कवरेज भी सारे हो जाएंगे और कोई सिनेरियो जल्दी छूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये याद रखना, ये एक टेक्निक है, ये कोई टेस्ट केस नहीं है। बस इस टेस्ट केस को लिखने के लिए ये टेक्निक का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं,
क्या टेस्ट केस पहले नहीं लिखा जा रहा था? टेस्ट केस पहले भी लिखा जा रहा था, टेस्ट केस आज भी लिखा जा रहा है, लेकिन क्या है, अब हम जो लिखेंगे ये टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक के क्या करेंगे, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, आगे के क्या करेंगे, टेस्ट केस लिखेंगे, राइट। एक सेकेंड, चलो यार ध्यान दो जरा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया जा रहा है आपको, ठीक है। टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक क्या होता है, इसी टेस्ट केस को लिखने का क्या है, एक तरीका है, ये कोई टेस्ट केस नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसी चीज़ को लिखने के लिए हम टेस्ट केस डिज़ाइन टेक्निक का यूज़ करते हैं, ताकि टेस्ट केस हम अच्छे से लिख पाए और सारे कवरेज कर पाए, ठीक है। उसी में एक पार्ट होता है क्या आपका पता है, BVA, इसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, राइट। इसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। अब देखो नाम से पता चल रहा है कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, BVA मतलब बाउंड्री की वैल्यू को हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक है। अब बाउंड्री कहाँ पे होगी, जैसे कहीं डेटा की बात होती है, 1 से अगर 10 डेटा की बात करें तो एक बाउंड्री क्या होगी, 1 होगी, जहाँ से स्टार्ट होती है, और एक जहाँ खत्म होगी कहाँ, 10 पे, ठीक है। तो ये होती है बाउंड्री। अब जैसे अगर हम इसकी बाउंड्री की बात करें तो इसकी एक बाउंड्री कितनी है, एक B है एक Y है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बाउंड्री इसकी 1 हो जाएगी, एक हो जाएगी कोई क्या, 8 हो जाएगी। अब बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस ये कहता है कि हमें मान लो अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट है 1 से लेके हमें क्या करना है, 1 से लेके अगर हमें 1000 तक डेटा क्या करना है, चेक करना है किसी टेक्स्ट बॉक्स में डाल के कि हाँ ये डेटा क्या कर रहा है, ये टेक्स्ट बॉक्स एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है कि हम क्या करें, एक डेटा डालें चेक करें, दूसरा डालें चेक करें, तीसरा डालें चेक करें, चौथा पांचवा छठवा अंटिल 1000 तक, जब तक वहां तक ना पहुंच जाए। एक टेस्टिंग तो ये होती है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि किसी काम को करने के लिए क्या होता है, एक साइकिल डिसाइड होता है कि हाँ 14 दिन के साइकिल के अंदर ही आपको सारे काम करके देने हैं। मान लो 1 से लेके 1000 तक एक एक डेटा करके आप एंटर करके देख रहे हो, तो आपको 1 से लेके 1000 तक डेटा देखने के लिए कम से कम 2 दिन से 3 दिन चले जाएंगे, है ना। एक डालो फिर जाके लॉगिन बटन क्लिक करो, फिर देखो हाँ ये लिया कि नहीं लिया। ऐसे अगर आप डालोगे, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करोगे तो एक दिन में 400-300, भाई लंच भी होती है बीच में, जाओगे तो 3 दिन आराम से चले जाएंगे आपका। ये तो ऐसे है, मान लो ऐसे 1 लाख डेटा चेक करना हो तो क्या डेटा चेक करने के लिए बैठे हो साइकिल में, दुनिया भर की काम पड़ी है, ये बॉक्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये डेटा आपको काम कर रहा है नहीं। अब डेटा में टाइम लगा दोगे तो आगे का काम क्या हो जाएगा, स्पिल ओवर हो जाएगा, आप भाई नहीं कर पाओगे आप काम को। इसलिए एक टेक्निक तो भाई अच्छी टेक्निक ये है भाई, एक एक करके चेक करो, टेस्टिंग बुरी नहीं है, बट उसमें टाइम जा रहा है ना, कि भाई 1 से लेके अगर 1000 डेटा हम कर रहे हैं, उसी काम को करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम जा रहा है, और हमारे पास उतना टाइम है नहीं, हमारे पास ऑलरेडी और भी सारे काम पड़े हुए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का क्या करेंगे, हेल्प लेंगे। और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस ये कहता है कि 1 से लेके 1000 तक डेटा चेक करने के बजाय आप केवल बाउंड्री की डेटा को सिर्फ चेक करो। बाउंड्री मतलब एक डेटा चेक करो आप, 0, एक की बाउंड्री क्या है, 0 0 1 और 2, 3 चीज हो गई। मान लो 1 से लेके क्या है 1000 तक हमारे पास डेटा को चेक करना है, तो इसकी बाउंड्री क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी 0 1 और 2, और 1000 की क्या हो जाएगी 99 999 1000 और 1001। ये भाई 1000 की बाउंड्री एक 99 होगी, एक क्या होगी 1000 एक होगी, और 0 1 2 होगी। अब बोला ये 6 डेटा के बजाय ये 6 डेटा आप चेक करो, पूरा डेटा चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा, ऐसे क्यों भाई पूरी डेटा क्यों ना चेक करें। भाई जैसे कोई डेवलपमेंट कोई काम करता है, आप लोग ने लूप लगाया कभी, लूप लगाया 1 से 10 तक प्रिंट किए ना। अब लूप में ये देखा करो, आप डेवलपर देखो गलतियां करने के चांसेस कहाँ होता है, जब स्टार्ट में जब लूप का नंबर देता है, इनिशियलाइज जब करता है, चाहे कभी 0 से करता है, चाहे 1 से करे, चाहे 2 से करे, या मल्टीप्लाई करे। जैसे 2 से स्टार्ट करेगा तो डेटा कहाँ चालू होगी, 2 से। 1 से चालू करेगा तो 1 से, रिक्वायरमेंट थी आपको 0 से करना था, उसने लूप में 1 लगा दिया या 2 लगा दिया, अब डेटा 2 से चालू होगी ना कि 0 से चालू होगी।
तो गलतियां होने के चांसेस कहाँ है? स्टार्टिंग में ही, जहां से क्या हो रहा है, लूप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और जहां पे लूप खत्म हो रहा है, अगर 2 है तो मल्टीप्लाई करोगे तो आगे निकल जाएगा। तो गलतियां चांस कहाँ हो रही? शुरू और लास्ट में। कुम्हार अगर घड़ा बनाता है तो स्टार्टिंग में जब मिट्टी लेता है तो मिट्टी वहां पे थोड़ी सी आकार में शेप होने में क्या होता है, थोड़ा टाइम, मतलब थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन बीच में प्रॉपर शेप आता है। लास्ट में एक बार मिट्टी खत्म होने का क्या होता है, डर होता है, तो वहां पे शेप बिगड़ने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। इसलिए वहां पे बोला जाता है एक काम करो, बीच में कहीं मत करो। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस ये कहता है आप शुरू और लास्ट की डेटा को छोड़ के बाकी कहीं चेक मत करो। मतलब शुरू में मतलब कैसा, 1 है और 1000 है, तो 0 1 2 एक आगे का लो एक पीछे का लो, ठीक है, और 999 1000 और 1001, ये सिर्फ 3 डेटा चेक करो। बाकी बीच में आपको देखने की जरूरत नहीं है, बीच में आप मत देखो। अगर ये डेटा चल रही है तो सब डेटा क्या होगा, चलता ही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे पता है कि दिक्कत कहाँ होगी, बाउंड्री पे होने के चांसेस ज़्यादा है, राइट। ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कहता है, और ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या है। तो आपको बताना है कि इंस्टेंट ऑफ सारी डेटा को चेक करने के बजाय आप केवल ये 6 डेटा को चेक करो। आप बताओ, लेट सपोज वी हैव 500 डेटा, 500 डेटा है, 500 डेटा में से हम सारे 500 पे हाथ ना मारे, केवल 1 0 1 2 करें और 499 500 और 501, सिर्फ इतनी 6 डेटा की चेक करें तो, और बाकी सारे डेटा को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये होती है क्या आपकी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। और एक दूसरा आपके पास क्या था, ईसीपी। ईसीपी का मतलब क्या है, इक्विवेलेंस क्लास ठीक है, एक होती है क्या आपकी इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग, राइट। ये तो हमारी क्या है गई, दूसरी टेक्निक हो गई, राइट। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि आप जैसे मान लो 1 से लेके हमारे पास 1000 है, ठीक है, अब हमें डेटा को चेक करना है। तो अब सारे डेटा को हमने बताया चेक करने जाओगे तो टाइम जाएगा। एक आप टेक्निक यूज कर लिए बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, आप भी शुरू और लास्ट की डेटा उठा के टेक्स्ट बॉक्स में डालें, अगर डेटा एक्सेप्ट कर रहा है तो क्लास पास है, डेटा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, क्लास फेल है। मतलब चीज़ें फेल है, नहीं सही चल रही, क्योंकि हमें मालूम है गलतियां कहाँ चांस है, स्टार्टिंग में ही चांस है। वैसे ही इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग ये कहता है कि मान लो हमारे पास 1 से लेके 1000 तक डेटा है, ठीक है, अब हमें सारी डेटा पे चेक करने के बजाय हम क्या करें, इसको इक्विवेलेंट मतलब बराबर के क्लास में क्या करें, डिवाइड कर ले। मान लो 1000 डेटा है तो हम 200 की डेटा डिवाइड करके हम बना ले कितने क्लास, 5 क्लास बना ले, राइट। 5 क्लास बना ले, और एक ले ले 0 to -200, और एक ले ले 1001 to 1200, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट 1 से 1000 है ना, तो 2 नेगेटिव डेटा ले लेते हैं, 2 नेगेटिव क्लास ले लेते हैं, डेटा नहीं, डेटा तो आपके पास 400 जाएंगे, है ना। तो अब 1 से लेके 200 में से आप कोई एक वैल्यू उठा के उस टेक्स्ट बॉक्स में डालो और चेक करो चीज़ें सही चल रही कि नहीं। अगर चीज़ें सही चल रही है तो चीज़ें मतलब पूरी वो 1 से लेके 200 तक डेटा पास है। अगर चीज़ें गलत चले तो 1 से लेके 200 तो क्या है, डेटा सारे को फेल करेंगे, ठीक है। अब इसमें दिमाग ये लगता है कि मान लो 1 से लेके 1000 तक डेटा है, ठीक है। अब मान लो मैंने 200 का क्लास वाइज 200 का क्लास डिवाइड कर लिया, मान लो मैंने 5 क्लास डिवाइड कर लिए, तभी 1000 पहुंचेंगे ना। अब उसमें से मैंने एक डेटा लिया, टेक्स्ट बॉक्स में डाला, एक्सेप्ट किया, चीज़ें पास हो गई। अब किसी के दिमाग में ये आता होगा, मान लो सर हम जो डेटा उठा के डाल रहे हो वही पास है, बाकी पीछे वाली फेल है। होता है ना भाई, अब तुम ऐसे रेंडमली चेक कर रहे हो तो फेल होने के भी चांसेस तो बनेंगे, तो फेल हो जाएंगे, कोई बात नहीं, फेल तो फेल हो जाएंगे। मान लो अगर गलतियां होगी तो किसी एक क्लास में गलती होगी ना, बाकी 800 डेटा में आपको झांकने की जरूरत नहीं है। अगर कोई क्लास फेल होगी तो कोई 1 या 2 क्लास फेल होगी। अब इंस्टेंट आप पूरे सारे 1000 डेटा को देखने के बजाय 200-400 के डेटा में बस देखोगे, और ऐसा नहीं कि फेल होता है यार, एक आध बार कभी फेल होगा होगा, नहीं तो होता ही नहीं। इस हिसाब से कोड किया जाता है जो डेटा की बात होती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मान लो सर हमें डिवाइड करना है, इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग का मतलब हमें क्लास वाइज डेटा को डिवाइड करना है। तो मान लो अब हम मान लो लेट सपोज हमारे पास कितना है, 1 से लेके
1 लाख तक डेटा है। अब मान लो एक एक करके जाएंगे तो भी बहुत टाइम जाएगा। हमने बाउंड्री वैल्यू इसकी चेक कर ली। अब इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग की बात आई तो हमने क्या किया, इसको क्लास वाइज डिवाइड करके चेक कर लिए, ठीक है। अब बात दिमाग में ये आती है कि हम इसको डिवाइड किसके बिहाफ पे करेंगे, डेटा को किस बिहाफ पे डिवाइड करेंगे। मनमानी ऐसे नहीं कहीं से भी काट के डिवाइड कर दे, भाई डिवाइड किसके बिहाफ पे करोगे आप। ऐसे नहीं मनमानी कर दोगे, 1 से लेके 1 लाख तक है तो कहीं से भी ले ले, 150 ले ले, 200 ले ले, 300 ले ले, 1000 ले ले, 2000 ले ले। किस बिहाफ पे डिवाइड करोगे, तो आपका दिमाग चलना चाहिए भाई किस बिहाफ पे ये डिवाइड होगा। मान लो 1 से लेके 1 लाख तक आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शन चेक करना है कि ट्रांजेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 रुपये से 1 लाख तक ट्रांजेक्शन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि 1 रुपया डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे और 1 लाख तक डाल के चेक करेंगे भैया हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम एक काम करेंगे, हम इसको ना क्लास वाइज डिवाइड करेंगे। तो क्लास वाइज डिवाइड कैसे करते हैं, अब एक टेक्स्ट बॉक्स में पहले 1 डिजिट डालेंगे, ठीक है। 1 डिजिट में चाहे कुछ भी डाले, 1 डालो चाहे 2 डालो चाहे 8 डालो चाहे 7 चाहे 6। 1 डालेंगे 2 डिजिट जैसे क्या 99 या 77, कुछ भी डालें, ठीक है। 1 डालेंगे 3 डिजिट, मान लो मैंने 1000 डाल दिया, 100 डाल दिया। एक बार डिवाइड करें किस में, 4 डिजिट में, 10,000 में, ठीक है। और एक बार डिवाइड करें किस में, 5 डिजिट में। समझ में आ रही है आपको। सर इसको चेक करने के लिए यूआई पेज में एलिमेंट बने थे। अभी आप टेक्निक समझो, अभी आपको चीज़ें थोड़ी कम समझ में आएगी क्योंकि आपको लग रहा है ये कैसे क्या हो रहा है पता नहीं। जब तक आप उसको लाइव नहीं देखोगे आपको समझ नहीं आएगी चीज़ें। लेकिन एक बेसिक में आप टेक्निक याद करके रखो कैसे काम होता है। हम सारी चीज़ आपको दिखाएंगे लाइव एग्जाम्पल, ठीक है। पहले आप टेक्निक समझो। टेक्निक का मतलब बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में क्या होता है, बाउंड्री की वैल्यू को चेक करेंगे, बीच की कोई वैल्यू चेक नहीं करेंगे। इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग में हम करेंगे क्लास वाइज सारे को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और हम ये समझ लो, मान लो ये टेक्स्ट बॉक्स है ना, डिवाइड हमने किस पे किया, ये डेटा के हिसाब से। कभी एक वैल्यू की कोई डेटा डाले, चाहे 1 डाले चाहे 8 डाले, क्या वो टेक्स्ट बॉक्स एक्सेप्ट कर रहा है। 2 वैल्यू की चाहे 10 डाले, चाहे 88 डाले, चाहे 67 डाले, कुछ भी डाले, 2 वैल्यू ले रहा है कि नहीं ले रहा है। 3 वैल्यू में कुछ भी डाले, 4 में कुछ डाले, 5 में कुछ डाले। अगर ये 4, 5 में सब वैल्यू ले रहा है तो मतलब 1 से लेकर 1 लाख तक सारी डेटा की सारी वैल्यू लेगा ही लेगा। मैटर नहीं करता 00 है कुछ भी है। मैं मान लो यहाँ पे कुछ भी डाल दूँ, मान लो अभी यहाँ पे 1000 की बात है ना, एक हो गई 1000 और एक हो गई क्या 10,000, सही है। अब 10,000 में क्या है कि भाई 10,000 में आप कुछ भी डालो, चाहे ये डालो, मतलब ये 5 डिजिट का कोई भी वैल्यू डाल दो आप, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 4 डिजिट में कोई भी वैल्यू डाल दो, चाहे 4445 डालो, चाहे कुछ भी डालो, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। अगर ये 4 डिजिट कोई भी ले रहा है तो 4 डिजिट के अंदर कोई भी आएगी वैल्यू, वो टेक्स्ट बॉक्स क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इसमें जो वैल्यू आएगी वो एक्सेप्ट करेगा, इसमें जो वैल्यू आएगी इतने डिजिट में वो एक्सेप्ट करेगा। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि 1 लाख डेटा चेक करने के बजाय हम बीच बीच क्या करें, 5-6 डेटा को डाल के चेक कर ले। अगर ले रहा है तो मतलब जायज़ की बात है, कोई भी वैल्यू डालोगे तो ले लेगा। हाँ, 1 ले रहा है तो ठीक है, 2 वैल्यू में कोई भी डालोगे मिला के तो भी ले रहा है, 3 में डालोगे तो ले रहा है। तो इसका मतलब है भाई अब 1 लाख तक वैल्यू ले लेगा ये, ठीक है। इसमें गलतियां मिलने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे और आपकी टेस्टिंग भी फटाक से हो जाएगी। 1 लाख डेटा पे आप चाहे तो आप 5 मिनट में बता सकते हो कि एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मान लो एक एक करके डेटा डालते 1 लाख तक कितना टाइम जाता, बहुत ज़्यादा टाइम जाता ना। इसीलिए हमने क्या किया, इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग का क्या किया, हेल्प लिया और इससे हमने क्या किया, क्लास वाइज सबको डिवाइड कर दिए। हमने 1 डिवाइड कर लिया, फिर 2 डिजिट का वैल्यू डिसाइड किया, फिर 3 डिजिट, फिर 4, फिर 5 और फाइनली मैंने 6 डिजिट का क्या किया, डिसाइड किया। भाई 6 डिजिट देखे कोई भी डाल के ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर 6 डिजिट में कोई भी वैल्यू ले रहा है तो जायज़ की बात है ये वैल्यू भी जाएगी। और ऊपर से हमने बाउंड्री की वैल्यू को क्या किया है, चेक करके रखा ही है। समझ में आ रही है। किसी को कुछ डाउट बताओ, किसी को डाउट होगा तो। इसमें नहीं, इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। आपने ऊपर कर लिया है ना, आपने शुरू और लास्ट का कर लिया तो डिवाइड अपने हिसाब से आप कर रहे हो, ठीक है। इसमें भी नहीं करेंगे, राइट। आप करोगे केवल 1 में ही। जैसे 1 से लेके 1 लाख तक ट्रांजेक्शन देखना था ना,
तो स्टार्टिंग और लास्ट का देख लोगे, बाकी सबको क्लास में डिवाइड करके एक वैल्यू उठा के पिक करके देख लोगे, तो इससे बीच की भी कवर हो जाएगी, शुरू की भी कवर हो जाएगी, तो गलतियां मिलने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ना के बराबर होंगे, होंगे नहीं जल्दी। तो ये दो टेक्निक हो गई। अगर टेस्ट केस लिखेंगे तो टेस्ट केस कैसे लिखेंगे, सोचो अब इसको टेस्ट केस लिखना है तो लिखेंगे इट शुड बी 1 कैरेक्टर, इट शुड नॉट बी लेस देन 1, इट शुड नॉट बी मोर देन 2, राइट, ऐसे करके लिखेंगे। तो 6 लिख सकते हो नहीं, समझ में आ रही है? हाँ, निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, निकल गया तो फिर उस डेटा पे काम करेंगे। एरर आया तो अब जायज़ की बात है, हमने क्लास वाइज डिवाइड किया था और हमें पता चला यहाँ पे दिक्कत आ रही, तो हम वो 2 डिजिट में काम करेंगे, 3 डिजिट में काम करेंगे, ना कि 4 और 5 में काम करेंगे। ठीक है, फिर उसमें भी क्लास वाइज डिवाइड करके धीरे धीरे हम क्या करेंगे, कवरेज करके चेक कर लेंगे, अगर उसमें सारी ले रहे हैं तो सारे लेंगे, आगे हो जाएंगे। मतलब ये है आपके स्मार्ट काम करने के लिए और काम को आसान करने के लिए ये टेस्ट के डिज़ाइन टेक्निक आपका क्या हुआ, यूज़ हुआ कि सारे कवरेज कर सको आप। देखो मुझे पता है ये चीज़ें जल्दी नहीं समझ में आती, अभी भी लोगों को जहाँ मैंने बताया थोड़ा कम समझ में आता है, 2-3 बार पढ़ाएंगे तब जाके समझ में आएगा विथ एग्जाम्पल के साथ। दोनों एक साथ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको यूज़ करना है क्या, फ़ोन नंबर, ठीक है, फ़ोन नंबर के कैरेक्टर ये होना चाहिए भाई 8 और 15, इसी के बीच में क्या लगे, फ़ोन नंबर ले तो एक क्या होगी बाउंड्री, 8 हो जाएगी, एक 15 हो जाएगी, और बीच में से कोई एक वैल्यू उठा के देख लो, 8 से नीचे नहीं हो जाए एक वैल्यू ले लो, और फिर 15 के ऊपर ना हो जाए एक वैल्यू ले लो। तो बाउंड्री की देख लो, बीच की देख लो, तो दिक्कत होने के चांसेस ही नहीं होंगे। ठीक है, ये तो बात हुई फ़ोन नंबर की। हम दिखाएंगे आपको, अभी BRD भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। ये बेसिक हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं, अभी सिर्फ इतना ही समझो। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का मतलब होता है बाउंड्री की वैल्यू को एनालाइज करना, बीच में देखने की जरूरत नहीं है। इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग का मतलब है कि क्लास वाइज डिवाइड करके किसी एक वैल्यू को पिक करो, टेक्स्ट बॉक्स में डालो, अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो पूरे क्लास को पास करो, अगर फेल हो रहा है तो पूरे क्लास को फेल करो। इतनी बात बस समझो। जैसे हम लोगों ने ट्रांजेक्शन डिवाइड किस बिहाफ पे होगा, मान लो 1 से लेके 1 लाख तक कोई वैल्यू है, तो डिवाइड हम इस बिहाफ पे करेंगे, पहले एक डिजिट ले, एक डिजिट की अगर कोई वैल्यू अगर ले रही तो ठीक है, मतलब एक में कोई भी वैल्यू ले लेगी। अगर मान लो अगर एक डिजिट में हमने 7 डाला, फेल हो रहा, तो जायज़ की बात है 8 भी फेल होगा, 6 भी फेल होगा। ठीक है, अगर 2 डिजिट में अगर कोई चीज़ फेल हो गए, 10 फेल हो तो पक्का है 2 डिजिट में कुछ भी डालोगे तो फेल ही होगा। वो ऐसा कोड ही लिख दिया कि 2 वैल्यू क्या लेगा, साथ में लेगा ही नहीं, डायरेक्ट 3 ले रहा है, 1 ले रहा है, लूप लग गया ना, एक के बाद एक चल रहा है। बोलो हाँ, नहीं देखो कंटेंट्स ये तो डिसाइड करता है डेवलपर कि कंटेंट नंबर डाले या क्या डाले, अल्फ़ाबेट डाले, ये सारे डेवलपर ही डिसाइड करेंगे, उसी रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे बनता है चीज़ें। बस आपको ये देखना है कि अगर नंबर है, ठीक है, नंबर है तो अगर नंबर दिया तो नंबर को चेक करो, अल्फ़ाबेट दिया तो अल्फ़ाबेट को चेक करो, अल्फ़ाबेट में भी हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग। आप अल्फ़ाबेट में बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस हो जाएगा, इक्विवेलेंस नहीं होगा। डेटा की जहाँ बात होगी वहाँ इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग होगी। ठीक है, तो ये वाला देखो, इसके बाद देखते हैं, फिर आपको एक बार और हम बताएंगे इसी चीज़ को। अभी आपके दिमाग में बस इतना डाल लो कि भाई ये 2 चीज़ें होती है टेस्ट के डिज़ाइन टेक्निक में। ठीक है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस होती है, लास्ट ये नंबर्स है कोई भी, अगर उसके बाद पॉइंट लगा कुछ भी डाले तो वो सही रहेगा। देखो अगर यहाँ पॉइंट डालोगे तो नहीं लेगा, नहीं लेना चाहिए। आपको बोला 6 डिजिट में कुछ भी डालो, लेना चाहिए, इसके आगे नहीं लेना चाहिए। ठीक है, मान लो अगर रिक्वायरमेंट है कि अगर इसके आगे अगर पॉइंट एक्सेप्ट कर रहा है रिक्वायरमेंट में, तो डेवलपर बनाएगा, बोलेगा भाई यहाँ तक के वैल्यू 5 का मान्य है, यहाँ तक आप कुछ भी डालोगे कोई मान्य नहीं है, ये लेगा। लेकिन ये सारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है, तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। रिक्वायरमेंट होना चाहिए तभी होगा। हाँ, रिक्वायरमेंट में होगा, वही रिक्वायरमेंट देख के बनाएगा ना। अगर मान लो उसने लिखा है कि पॉइंट होना चाहिए और आपने चेक किया पॉइंट नहीं है, तो डिफेक्ट ही है ना, पॉइंट होना ही चाहिए। सारी चीज़ किस पे डिपेंड होगा, रिक्वायरमेंट पे। रिक्वायरमेंट में उसने बोला, अगर मान लो अभी रिक्वायरमेंट मैंने बोला लेट सपोज यही था कि भाई 1 से लेके 1 लाख तक सिर्फ ट्रांजेक्शन आप चेक करो, ठीक है, तो उसमें पॉइंट की बात ही नहीं हुई थी। अब 5 डिजिट डालो, 4 डालो, 3 डालो और 2 डालो, 1 डालो, अगर ले रहा है जायज़ की बात है बीच की कोई भी वैल्यू लेके लेगा ही वो। ठीक है, और इसका मतलब हो गया बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस की, बाउंड्री की वैल्यू एनालाइज करो, बीच की कोई वैल्यू को क्या करना है, एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं। ये 2 देखो, बाकी और भी टेक्निक है दिखाएंगे, और साथ में आपको टेस्ट केस लिखवाएंगे इसी पे कि कैसे इस पे टेस्ट केस लिखते हैं।
तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। साथ में आपको BRD दिखाएंगे कि रिक्वायरमेंट कैसी होती है, और साथ में आपको डेवलपर का कोड भी दिखाएंगे, डिजाइनर का कोड भी दिखाएंगे। अभी हवे में सारी बात हो रही ना, बाद में आपको समझ में आएगा हाँ अच्छा ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो हम ऐसे ऐसे करेंगे। पासवर्ड है उसमें कैसे चेक करेंगे कि डॉट मेल आ रहा है, कौन सा? पासवर्ड को कैसे चेक करना है? नहीं नहीं, वो सारी चीजें रिक्वायरमेंट की भी आप अगर रिक्वायरमेंट जैसा देखो, अभी जब हम आपको BRD दिखाएंगे ना, जो रिक्वायरमेंट होगा उसी रिक्वायरमेंट के भी आप जो बोलोगे हम वो करके दिखाएंगे। ऐसे मनमानी नहीं, कुछ भी कहीं भी करेंगे। जहाँ डेटा और नंबर की बात हो वहाँ बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस लगेगा, वहाँ पे इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग लगेगा। अभी आप में और 2-3 टेक्निक है, सारी को अभी यूज करेंगे, तब आपको दिखाएंगे पासवर्ड में कैसे यूज होगा। अभी ये 2 टेक्निक की बात कर रहे हैं बस, आपको याद रहेगा BVA और इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग ECP टेस्ट के डिजाइन टेक्निक के पार्ट है, ठीक है। और टेंशन ना लो, चीजें अभी थोड़ी कम समझ में आएगी, मुझे भी समझ में आ रहा है, बाद में आएगी। चलो फिर आज इतना ही देखते हैं, ज़्यादा नहीं।